हेलो 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 हेलो। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूँ? हेलो 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 हेलो। आ जाइए भाई, जल्दी से। हेलो हेलो हेलो। चलिए। चलो भाई, जल्दी से जुड़ जाओ खिलाड़ियों। आ जाओ भाई। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेंटोर जी पर। आप सभी को जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। और आपका, जैसा आप सभी को पता है कि आपका 20 तारीख का पेपर आने वाला है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि किस किस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। और ये बात आपको जब भी पता चल सकती है जब आपने सीबीएसई के, या आप जैसे आईएससी बोर्ड में पढ़ते हैं तो आईएससी बोर्ड के पैटर्न को बहुत अच्छे से नोटिस किया हो या समझा हो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, अब एक एक बात को जरा डिटेल से समझते हैं कि किस किस टॉपिक से मेनली क्वेश्चन आता है और किस किस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी के साथ आज का ये शुरू करने जा रहे हैं। देखो, ये आपका 80 मार्क्स का जो पेपर है, ठीक है, ये आपके 2023 का यानी प्रीवियस ईयर पेपर है। अब जैसा बोर्ड पहले पूछता है वैसा ही तो दोबारा पूछ सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो वो क्रिएट करता है नहीं। तो आपको यह समझना है कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस बार बार आपके पूछे जाते हैं और किस किस तरीके के क्वेश्चंस बार बार आते हैं। अब ये पैटर्न पुराना जरूर हो सकता है, बट इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। अब ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आप ये समझ सकें। 1 सेकेंड, 1 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। चलो, 1 मिनट का टाइम आपको यहां दिया जा रहा है। आपका टाइमर सेट हो गया है ताकि आप क्वेश्चन पढ़ के अटेम्प्ट कर सके, क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ सके और समझ सके कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर आप में से कोई ट्राई करना चाहता है तो ट्राई कर सकते हैं। देखो, जब आप कोशिश करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कितनी चीजें हम सही कर रहे थे, कितनी चीजें हमें सही से पता है और कितनी चीजें नहीं। तो यहां आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इनमें से कौन सा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो इसी बात को पता करने के लिए कि कौन सा नहीं है, तो आपको टाइम दिया हुआ था। ठीक है, आई होप आपने ठीक है, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखो, जिसको करना होगा उसने मोस्टली चांसेस है कि कर लिया होगा। आ जाओ अब डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या रहा है, पहले ऑप्शन में ए का रिलेशन बी के साथ कुछ इस तरीके से है कि ए प्लस बी करने पे क्या हमेशा एक इवन इंटीजर ही होगा। जबकि जबकि क्या है, आपका इंटीजर्स का सेट है। जबकि आपको जो दिया हुआ है वो किस चीज का सेट है, इंटीजर्स का। उसी तरीके से आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पढ़े होंगे जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल होता है। अब ए प्लस बी की अगर मैं बात करूं, ए प्लस बी एक इवन इंटीजर होगा, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करते हो, रिफ्लेक्सिव के लिए आप यही तो करते हो, ए का रिलेशन ए से। भाई, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आप क्या करते हो, ए का रिलेशन ए से। तो ए का रिलेशन ए से का मतलब क्या होगा, जब आपने बी बी की प्लेस पे किसको रख दिया, ए को, तो यहां भी बी की प्लेस पे आप किसे रख दो, ए को। तो ये ए प्लस ए इज एन इवन इंटीजर हो जाएगा, इवन इंटीजर। और ए प्लस ए टोटल कितना हो जाएगा, 2a। 2a इज एन इवन इंटीजर। अब आप खुद बताइए, ए के साथ क्या आ गया, ए के साथ 2 आ गया। आपको पता है किसी भी नंबर की 2 से मल्टीप्लाई कर लो,
दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो और उसकी मल्टीप्लाई 2 से करके देख लो, वो हमेशा एक इवन इंटीजर ही होता है। ए भी बराबर होते हैं भाई, 1 को चाहे 2 में ऐड कर लो या फिर 2 को चाहे 6 में ऐड कर लो, रहेंगे तो दोनों बराबर ही। तो यहां पे a प्लस बी और b प्लस ए भी आपस में बराबर ही होने वाले हैं। ट्रांजिटिव के लिए आप कंडीशन ले सकते हो क्या, a प्लस बी ले सकते हो। फिर भाई a रिलेशन b से आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस बी, b रिलेशन c से आपको क्या मिल जाएगा, b प्लस सी। अब आपको चेक करना है a प्लस बी और b प्लस सी ये दोनों इवन इंटीजर्स हैं, इवन, और ये भी क्या होंगे, इवन। अब आपको चेक करना है क्या a प्लस सी भी इवन होगा, आ जाओ देख लेते हैं। भाई देखो, मैं तो आपको एक एक ऑप्शन इलेबोरेट करके बता रहा हूं, क्योंकि आपको नहीं पता ना सेम कैसे ऑप्शंस आपके आने वाले हैं, तो आपको हर एक ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके का ऑप्शन आपका हो सकता है। ए प्लस सी इवन है या नहीं, इसे चेक करने के लिए आप ए और बी को, सी को कुछ लेट कर सकते हो। जैसे ए को 1 ले लिया, बट आपको पता है कि आपको ए प्लस बी को कैसा रखना है, इवन। उस हिसाब से आपको बी मानना पड़ेगा, तो बी भी क्या मान लिया, सपोज आपने बी को मान लिया 3, बी को क्या मान लिया 3। अब अगर बी को 3 मान लिया तो बात आई सी की। अब क्वेश्चन है कि बी प्लस सी भी इवन होना चाहिए, तो बी के साथ कोई ऐसी वैल्यू लो जिसे जोड़ के इवन बना सको आप। तो 3 के साथ क्या जोड़ के इवन बना सकते हो, तो 3 के साथ बहुत सारे नंबर है, 5। आप देखो, आपने a प्लस बी इन दोनों को जोड़ो, 1 प्लस 3 क्या हो गया 4, इवन बना दिया। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ के भी आपने क्या बना दिया, 3 और 5 8, ये भी इवन है। तो क्या a प्लस सी को जोड़ने पे इवन हो रहा है, 1 प्लस 5 क्या हो रहा है 6, तो ये भी इवन हो रहा है। मतलब जब इन दोनों का सम a और b का, b और c का सम इवन बन रहा है, तब a प्लस सी का सम भी क्या बन रहा है, इवन बन रहा है। इसका मतलब a प्लस सी इवन भी है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। उसी तरीके से आपका ये भी तीनों कंडीशन को करेगा, तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। जो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशंस होते हैं। तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। बट इसमें पहली कंडीशन आप रिफ्लेक्सिव की बात करूं अगर मैं, तो जो पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव है वो होती है ए रिलेशन ए, मतलब बी के प्लेस पे भी क्या आ जाता है, ए आ जाता है। तो यहां भी बी के प्लेस पे क्या आ जाता है, ए लेस देन ए। मैं खुद से छोटा हूं, क्या कोई भी चीज खुद से छोटी हो सकती है, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई भी चीज एक्चुअल में खुद से छोटी नहीं हो सकती, मतलब ए लेस देन ए नहीं हो सकता। तो अगर ए लेस देन ए नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और कोई भी आप जानते हो कि तीनों में से अगर एक भी नहीं है, चाहे वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उन तीनों में से अगर वो कोई एक भी नहीं है, तो वो इक्विवेलेंस नहीं है। तो हमसे यही पूछा था कौन इक्विवेलेंस नहीं है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर में, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो इसी के साथ हम देख लेते हैं, ठीक है, किस किसने जवाब दिया है। तो अभी तक आप में से किसी ने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, तो कोशिश करनी है आपको क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो, तो जो आपको टाइमर दिया जा रहा है ना, उस टाइमर के अंदर आपको कोशिश करनी है कि आप उसका आंसर भी दे दें। चलो, तो इसी तरीके से हम चैट्स बार बार देखते रहेंगे कि आपका अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप उसे हम तक पहुंचा दो, ताकि हम उसे पढ़ के भी जवाब दे सके कि उस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। तो ये बात रही क्वेश्चन नंबर 1 की। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 50 कार्ड्स है, जिसके अंदर कितने कार्ड्स है 50, यानी ए एक तरीके का सेट है जिसके अंदर 50 कार्ड्स है और एफ एक्स है कार्ड नंबर एक्स। चलो, मैंने मान लिया एक सेट है, दूसरा भी कोई ना कोई सेट रहा होगा। अब फंक्शन कह रहा है वो ए से एन तक जा रहा है, फंक्शन ए से कहां तक जा रहा है, एन तक। तो ये रहा ए सेट और ये रहा एन सेट।
अब फंक्शन, अगर फंक्शन आपका ए से एन तक जा रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ यहां पे सारी वैल्यू ए की आएंगी और यहां पे एन की। और ए डिफाइन किया है उसने 50 कार्ड्स। ए को क्या डिफाइन किया है? एन जो है उसने कहा है नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो यहां तो सारे होंगे ही। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझो, आप क्लास में 50 बच्चे हैं। मान लो आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 50। अब आपको कैसे पता आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं? क्योंकि आपको पता है उनके रोल नंबर्स। भाई आपको पता है लास्ट रोल नंबर क्या है क्लास में? 50 है, तो इसका मतलब 50 बच्चे ही हुए। और आपको एक और बात की बहुत अच्छे से पता होगा कि एक बच्चा एक रोल नंबर का होता है। क्या ऐसा होता है बहुत सारे बच्चे एक ही रोल नंबर से रिप्रेजेंट किए जाते हो? नहीं। इसी तरीके से एक कार्ड भी हमेशा एक ही नंबर का होगा। मतलब 1 वाला कार्ड 1 का हो सकता है, 2 वाला 2 का। जब एक बच्चे का एक रोल नंबर है, तो आप अगर कार्ड बांटोगे, ठीक है, तो कार्ड भी इसी तरीके से बांटोगे कि एक बच्चे पर एक कार्ड, एक बच्चे पर एक कार्ड जा रहा है। तो मतलब यहां वन एलिमेंट की वन इमेज बन गई, और वन एलिमेंट की वन इमेज बनने पे ही ये क्या हो जाएगा? वन वन। क्या हो जाएगा ये? वन वन। आपका फंक्शन ऑटोमेटिक वन वन हो जाएगा जब एक एलिमेंट की क्या हो जाएगी? एक इमेज हो जाएगी। अब बात करें अगर इसके ऑन टू की, अगर बात करें इसके ऑन टू की, तो जरा बताओ यहां पे कितने कार्ड है? 50। अब वो 50 बच्चों के पास ही तो जाएंगे, बट इधर तो बच्चे इंफिनिटी तक है, इनफाइनाइट बच्चे हैं। तो मतलब उधर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बच जाएंगे, क्योंकि उधर तो बहुत ज्यादा बच्चे हैं, यहां तो सिर्फ 50 ही बच्चे हैं। तो 50 बच्चे उधर के 50 बच्चों के साथ हाथ मिला लेंगे, ठीक है। बाकी के उधर तो बहुत सारे बच जाएंगे। उधर जो बाकी के बच जाएंगे, इसका मतलब वो मैप नहीं हो रहे। और आपको पता है कि जब दूसरी तरफ बच जाते हैं, आप उसे लिखते हो नॉट ऑन टू, वो ऑन टू नहीं होता। तो मतलब ये एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में जो वन वन तो है, बट ऑन टू नहीं है। वन वन, वन टू वन नहीं है, ठीक है। देखो इसको सही कर लेना, वन टू वन नहीं है, वन वन होना चाहिए। वन वन बट नॉट ऑन टू, ठीक है, इसको सही कर लेना। एक्चुअल में अगर इसकी बात करें तो यहां पे हमें पता चल गया कि ये जो फंक्शन है, ये वन वन ऑन टू, वन वन है बट ऑन टू नहीं है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इन क्वेश्चंस की तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, तभी बेहतरीन करके आप पेपर में सारी चीजें कवर कर पाएंगे। और जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार आपका बोर्ड क्वेश्चन या आपका बोर्ड में पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के आप आंसर कर सकते हैं। चलिए, कोशिश कीजिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ के जवाब देने की। देखते हैं जरा आखिर कौन दे पाता है, पता तो चले जरा किसने कितना पढ़ा है, ठीक है। चलो भाई, टाइमर लगा देते हैं आपका। चलो स्टार्ट हो जा। चलो जी, टाइमर लगा दिया है। क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को पढ़ के जवाब देने की कोशिश करो, आंसर देने की कोशिश करो कि किस तरीके से आपका आंसर हो सकता है। क्या आंसर आपका आ रहा है, जरा बताना है। प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने प्रिंसिपल वैल्यूज पढ़ी हैं। हाँ, तो कृष्णा जी बोल रहे हैं सी। कृष्णा जी कौन से वाले का सी बता रहे हो आप? थर्ड पार्ट वाले का, फोर्थ वाले का? जरा ये तो बता दो। हाँ कृष्णा जी, जरा ये बताओ कौन से पार्ट का है वो? सी सी, सी सी थोड़ी, पूरा जवाब दो पूरा। कौन से पार्ट का ऑप्शन सी बता रहे हो आप? लगता है कृष्णा जी तो थोड़े से गायब हो गए हैं। कृष्णा जी वापस आ जाओ। चलो, तो आई होप आप सबने क्वेश्चन पढ़ के कोशिश की होगी, ठीक है, करने की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ समझ गए जी, टाइम ओवर होगा हमारा। बस बस, ठीक है। अब बात करते हैं, इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। जिन्होंने कर लिया है, आई होप बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने कर लिया होगा, बट जिनसे नहीं हुआ वो देखिए कि कैसे किया जा सकता है। अब बात करें, क्वेश्चन दिया हुआ है tan 1 √3, tan 1 √3 माइनस sec 1
-2। पहले तो मेरे को जरा एक बात बताएं कि अगर सेक इनवर्स के अंदर देखो, ये तो आज ज्यादातर लोगों को पता होगा कि tan की √3 वैल्यू जो होती है वो π/3 पर होती है। मोस्टली लोगों को मैं समझता हूं ये बात पता होगी कि tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है, π/3। बट जरा यहां समझिए, सेक इनवर्स के अंदर क्या है, माइनस। आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी सेक इनवर्स के अंदर माइनस दिया जाता है तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर कभी भी सेक इनवर्स के अंदर माइनस दिया जाएगा तो कैसे करोगे, तो याद रखना उसे हम पाई माइनस करते हैं। क्या करते हैं हम उसे, पाई माइनस। ठीक है, इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को याद रखना। 6 फॉर्मूले होते हैं, चलो मैं आपको लिख देता हूं। अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है। अगर tan इनवर्स के अंदर माइनस है तो भी माइनस बाहर आ जाता है। और अगर आपका कोसेक इनवर्स के अंदर माइनस है तो भी बाहर आ जाता है। बाकी के जितने तीन आपके तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बच गई, उन सब में पाई में से माइनस होता है। अब आपको सोचनी है पाई में से माइनस करके क्या सेक इनवर्स 2 कब बनेगा। तो सेक इनवर्स 2 कब बनता है, जब कॉस इनवर्स 1/2 बनेगा। अब कॉस इनवर्स 1/2 कब बनेगा, तो कॉस इनवर्स 1/2 बनता है π/6 पर। इसका मतलब यहां पर आपकी वैल्यू आने वाली है π/6। ठीक है, और 60 डिग्री, सॉरी π/3 पर, सॉरी माफ कीजिएगा, π/3 पर। अब आप इसे ओपन कर सकते हैं, π/3 प्लस π/3 माइनस पाई। एलसीएम ले सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो 2π/3 माइनस पाई, तो सॉल्व करने पर माइनस π/3। तो मतलब पूरा सॉल्व करने पर आंसर क्या आ रहा है, माइनस का π/3। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, और आपको यह पता होना चाहिए कि इनवर्स टिग्नोमेट्री के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप इस तरीके से उसे कर सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलो आगे आ जाओ। अब बात करें पार्ट नंबर 4 की, तो चलो पार्ट नंबर 4 को पढ़ लेते हैं एक बार। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पार्ट नंबर 4 आप कैसे कर सकते हैं। चलो, तो यहां समझो बात को, बहुत लोग यहां गलती करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, और बहुत ज्यादा गलतियां इस क्वेश्चन में आप सब करते हो। तो जरा इस बात को समझो। आपको एक ए मैट्रिक्स दी है, क्या दिया आपको, एक ए मैट्रिक्स। आपको उसकी पावर एन बतानी है। आपको उसकी पावर क्या बतानी है, एन। अब जरा इस मैट्रिक्स में देखो, एन उसने कहा है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। एन उसने कहा है कोई भी नेचुरल नंबर। अब मैं अगर एन को 100 मान लू, तो मतलब आपको सॉल्व करनी है ए की पावर 100। तो सॉल्व कर लोगे ए की पावर 100। अब कहोगे उतना आसान तो है नहीं, अब एक नंबर के क्वेश्चन के लिए ए की पावर 100 तो सॉल्व नहीं करने बैठोगे। आप क्या करो, पहले ए स्क्वायर निकालो, यानी ए मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स में ही मल्टीप्लाई करो। ए स्क्वायर निकालो, 1b0 1, इसकी मल्टीप्लाई वापस 1b0 1 में, यानी इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो। तो रो की कॉलम में करते हैं मल्टीप्लाई, इस रो की इस कॉलम में करेंगे तो 1, इस रो की इस कॉलम में करेंगे तो 2b, इस रो की इस कॉलम में करेंगे तो आपका 0, इसकी इसमें करेंगे तो। मतलब एक बात देखिए जरा, ए में और ए स्क्वायर में क्या फर्क आया कि पावर 2 होने पर यहां वैल्यू क्या हो गई, 2। ए में और ए की पावर 2 में इतना फर्क आया कि पावर 2 होने पर यहां वैल्यू क्या हो गई, 2। इसी तरीके से पावर 3 होने पर ऑटोमेटिक यहां वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ऑटोमेटिक यहां वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। उसने मांगा है पावर एन होने पर। पावर एन होने पर यानी ए की पावर एन होने पर वो आपसे मांग रहा है, तो ए की पावर एन होने पर भी ऑटोमेटिक यहां वैल्यू क्या हो जाएगी, एन। जब एक होने पर वैल्यू एक है, पावर 2 होने पर वैल्यू 2 है, तो पावर एन होने पर यहां वैल्यू क्या हो जाएगी, एन। तो यानी ए की पावर एन आपका बनना चाहिए 1nb01, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या बनना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये वैल्यू आपकी बननी चाहिए। ठीक है,
तो जब ये वैल्यू आपकी बनेगी तो आप कर लेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक। क्वेश्चन नंबर 5, जरा प्यार से समझना, जो कोशिश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझो। आपसे कह रहा है ए डॉट एडजॉइंट ए दिया हुआ है, ए डॉट एडजॉइंट ए आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है, और आपसे वैल्यू मांगी है ए ट्रांसपोज की। आपसे किसकी वैल्यू मांगी है? ए ट्रांसपोज की। अब नोट करके लिखो, कभी भी डिटर्मिनेंट चाहे ए का हो चाहे ए ट्रांसपोज का, वो सेम रहता है। चाहे आप डिटर्मिनेंट ए का निकाल लो चाहे ए के ट्रांसपोज का, एक्चुअल में वो हमेशा सेम रहता है। इसी के साथ एक और लिखो, ए डॉट एडजॉइंट ए की वैल्यू आप कभी भी निकाल लो, वो डिटर्मिनेंट ए की पावर में ऑर्डर बनाती है। यानी कभी भी ए डॉट एडजॉइंट ए का आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो बनाता है डिटर्मिनेंट ए की पावर में ऑर्डर। अब इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए, मैंने, मुझे दिया हुआ था ना ए डॉट एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स दी हुई थी, मैंने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया? डिटर्मिनेंट कर दिया। दोनों तरफ क्या कर दिया? डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट जब दोनों तरफ अप्लाई करा, ए डॉट एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए, सॉरी, जब मैंने दोनों तरफ किया, ठीक है, हाँ, तो अच्छा ये चीज जो है आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी तो वो दोबारा लिख लेना, वरना मैं लिख देता हूं, 2 मिनट की बात है। ए डॉट एडजॉइंट ए जो होता है वो डिटरमिनेंट ए की पावर ऑर्डर होता है, ठीक है। चलो, अब दोनों तरफ जब आपने बोथ साइड डिटरमिनेंट किया तो ये हो गया डिटरमिनेंट ए डॉट एडजॉइंट ए, और यहां हो गया डिटरमिनेंट 3 0 0 0 3 0 0 0 3। आई होप आपको डिटरमिनेंट ओपन करना आता होगा। अगर आपको डिटरमिनेंट ओपन करना आता है, ओपन कर लेना, ये वैल्यू 27 बनेगी। क्या बनेगी ये वैल्यू? 27। क्या बनेगी वैल्यू? 27। अब अगर ये वैल्यू आपकी 27 बनती है, इसे आप लिख सकते हो डिटरमिनेंट ए की पावर ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? 3। ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का? 3, यानी डिटरमिनेंट ए की पावर 3। अब आप 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3, 3 से पावर 3 कट जाएगी, ये पेपर में काटना नहीं है, बस समझ लेना कट गई। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई? 3। और आपको पता है डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज को ही डिटरमिनेंट ए बोला जाता है, तो मतलब ए ट्रांसपोज की भी वैल्यू क्या हो गई? 3। ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब इसी के साथ मैं आपको कुछ बहुत जबरदस्त फॉर्मूले दे रहा हूं इसी टाइप के क्वेश्चंस के, वो नोट डाउन कर लेना। एक आपका ये हो गया, एक ये होता है कि कभी भी आपको एडजॉइंट ए निकालना है तो वो डिटरमिनेंट ए की पावर ऑर्डर में से एक कम हो जाता है, ठीक है। उसी के साथ कभी भी आपको ए ट्रांसपोज निकालना है तो वो एक्चुअल में ए का डिटरमिनेंट ही बनता है। एक और फॉर्मूला होता है कि अगर आपको ए इनवर्स का डिटरमिनेंट चाहिए तो एक्चुअल में डिटरमिनेंट ए की पावर -1 होता है, यानी कह सकते हो 1 बाई डिटरमिनेंट ए होता है। और इसी के साथ एक आध और है, ठीक है, एक दो और है, जरा वो भी कहीं लिख दो, यहां लिख देता हूं, चलो मैं। कभी भी आपको डिटरमिनेंट ए भी निकालना है, ए का डिटरमिनेंट अलग कर सकते हो और आप बी का अलग कर सकते हो। और उसी के साथ अगर आपको कभी ऐसे निकालना पड़ जाए वैल्यू, लाइक 2, कोई कांस्टेंट है और उसके साथ डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स है, और आपको दोनों को अलग करना है, तो इस 2 के पावर में आपको ऑर्डर चढ़ानी पड़ेगी और फिर ए अलग हो जाएगा। इस तरीके से ये कुछ फॉर्मूले हैं इन टाइप्स पर। जैसे इसने ये वाले इस वाले पे दे दिया, पेपर में आपको बाकी किसी पर आ सकता है, तो आपको बाकी सारे भी पता होने चाहिए कि बाकी सारे फॉर्मूले आप क्या क्या लिख सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी सारे भी आपको ये पता होने चाहिए। तो आई होप आपको ये सारे आप नोट डाउन कर लोगे, और इनमें से जिस पे भी क्वेश्चन आपका आता है आप उसे ध्यान रखना, ठीक है। किसी पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहां से वैल्यू 3 हो जाएगी। चलो आगे चले। अब ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
ठीक है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन देख रहे हो कितने पूछे जाते हैं। तो अब समझ लो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको इनकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से पढ़ना है कि आखिरकार कैसे हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसकी, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा तो नहीं पूछे जाते, बट पूछा जा सकता है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज पर है। ठीक है, मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, आई नो। ठीक है, सही कर देते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। एक्चुअल में ना ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के ऊपर है कि किसी भी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और कैसे आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जरा ये सिंपल सा लॉजिकल समझाता हूं, समझना जरा। अगर मैं इसकी बात करूं लेफ्ट हैंड साइड की, ये पूरा आपको दिख रहा है ना, इतनी बड़ी डिटरमिनेंट दे रखी है। किसी भी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो रो कॉलम को सेम रखते हुए आप तीसरी के बंटवारे कर सकते हो, मतलब किन्हीं भी दो को सेम रखते हुए तीसरी के टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे मैं इस रो सेकंड के टुकड़े करना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा वैल्यूज है, जैसे x के साथ a आ रहा है, y के साथ 2a आ रहा है, z के साथ 3 आ रहा है, तो मैं इसके टुकड़े करना चाहता हूं। तो मैं बात कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड की, और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको ये दिया हुआ है, इसके मैंने टुकड़े किए, ए बी सी किया। एक मैट्रिक्स में मैंने एक्स वाई जेड को ले लिया, और साथ में इसका टुकड़ा किया ए बी सी। दूसरी में मैंने ए, 2a, 3a और 1 2 3 ऐसे ले लिया। देखो दो टुकड़े कर दिए। इनके साथ जो प्लस वाली थी उनकी मैट्रिक्स अलग, डिटरमिनेंट अलग कर दिया, और जो एक्स वाई जेड थे उनका डिटरमिनेंट अलग कर दिया। तो यानी यहां मैंने आपकी दोनों मैट्रिक्स के टुकड़े कर दिए। तो जब दोनों के टुकड़े हो गए, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप यहां से इस वाली रो में तीनों के पास ए है, तो अगर इस वाली रो में तीनों के पास ए है तो आप तीनों में से ए को कॉमन कर सकते हो, लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड 1 2 3। ए को जब आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा ए बी सी 1 2 3। ए कॉमन हो गया, नीचे भी 1 2 3। किसी भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसकी दो रो सेम हो जाती है, अगर उसकी दो रो या दो कॉलम, चाहे उसकी दो रो या दो कॉलम, कोई भी चीज सेम, एक्स वाई जेड 1 2 3, राइट हैंड साइड में भी यही सेम बचा हुआ है, ए बी सी एक्स वाई जेड 1 2 3, प्लस में है डिटर्मिनेंट बी। अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। भाई दोनों मैट्रिक्स अगर सेम है तो दोनों आपस में कट जाएंगी। अब अगर ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो डिटरमिनेंट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो आपके डिटरमिनेंट बी की वैल्यू क्या आएगी निकल के, जीरो। ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो यहां से आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो निकल के आ जाएगी, तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज लगाकर आप कर सकते हो इस तरीके से कि उसकी क्या वैल्यू आ रही है और क्या नहीं आ रही है। तो बहुत बढ़िया, बेहतरीन, इसी तरीके से करना है आपको कि क्या आप उसे कर सकते हो, क्या क्या चीजें उसमें हो सकती है। अब इसके बाद अगर चले पार्ट नंबर 7 पर, ठीक है, तो पार्ट नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाई 2 दिया है, और आपसे कह रहे हैं डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू बताए। क्या मांगी है आपसे, डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। अब सबकी अपनी अपनी समझ है कि कौन कैसे करना चाहता है। जो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना चाहते हैं वो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कुछ और करना चाहते हैं, अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाई 2 दिया हुआ है ना, तो साइन इनवर्स को वाई को अगर उधर ले जाऊंगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई। अब आपको पता होना चाहिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई जो है वो कॉस इनवर्स वाई होता है। इनवर्स में आपकी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, तो वो कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा। अब अगर वो कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स वाई होने के बाद, हाँ हाँ,
तो cos इनवर्स y होने के बाद dy बाई dx की वैल्यू मांग रहे हैं ना हमसे। चलो dy बाई dx की वैल्यू ही निकाल के देंगे अब हम इन्हें। चलो जी। हाँ, तो इस तरीके से इतना हो गया। तो अगर इतना हो गया, आप साइन इनवर्स x और cos इनवर्स y में अब डिफरेंशिएशन कर सकते हो अगर करना चाहें। तो साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 - x² और cos इनवर्स y का होता है 1/√1 - y², ऊपर नेगेटिव का और y का dy बाई dx। ऑप्शन में करेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये भी ध्यान रखना है कि आखिर किस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखने के लिए आप क्या कर सकते हो। हाँ, ओ, ओ, हाँ, ओ, आ, चलो जी। क्या किया जा सकता है, साइन इनवर्स को उधर भेजा जा सकता है। तो साइन इनवर्स को अगर उधर भेज दिया जाएगा, एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी साइन इनवर्स, साइन साइन ब्रैकेट कॉस इनवर्स वाई। क्या हो जाएगी, साइन ब्रैकेट कॉस इनवर्स वाई। अब यहां पे एक ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर बेस की वैल्यू क्या हो गई वाई, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हो गई 1। तो ये वाली वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी √1 - y²। अब हम बाहर साइन है क्योंकि, तो अंदर भी साइन इनवर्स बनाएंगे जो कि परपेंडिकुलर एक्स है यहाँ पे, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर √1 - y² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √1 - y²। अब साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा। x की वैल्यू आ रही है √1 - y²। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करने से x² की वैल्यू 1 - y² हो जाएगी। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो, 2x, 1 का 0, 2y dy बाई dx। 2 से 2 काट दो और माइनस वाई को इधर ले आओ, तो -x/y वैल्यू हो जाएगी किसकी, dy बाई dx की। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको चलना किस तरीके से है, -x/y। तो यह भी ध्यान रखना है कि देखो डिफरेंशिएशन तो कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, बट आपको किस स्टेप पे जाके करना है, कहां जाके करना है, ताकि आपको डिफरेंशिएशन इससे मैच होता हुआ मिल जाए। इस बात का भी आपको बहुत आइडिया रखना है कि हमें कहां पर पहुंचकर उसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखते हुए करना। ठीक है, जो भी चीज करो खिलाड़ियों। चलो, अब अगर इतनी बातें हो गई हैं तो चलो आगे चलते हैं। अब पार्ट नंबर 8 की बात करें, तो पार्ट नंबर 8 क्या दे रखा है। अब ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब पार्ट नंबर 8 तो अलग सा क्वेश्चन दे दिया, तो समझो भाई इसे भी जरा जल्दी से सोच और बताओ कि इसका क्या हो सकता है, पार्ट नंबर 8 का बताओ। कृष्णा जी जवाब दे रहे हैं, देख लो भैया। जय महाकाल भैया, सुमित नारायण जी को जय महाकाल। ठीक है, बैकग्राउंड भी बढ़िया है, चलो जी जुड़े रहो भाई। चलो, अब अगर देखा जाए तो 4x - x³, अरे बता दो उन खिलाड़ियों को जो तुम्हारे साथ के हैं, भैया इन्हीं कॉन्सेप्ट से दोबारा क्वेश्चन आएगा। बाद में सिर्फ यही होती रहेगी, सिर्फ यही कि यार काश पढ़ लिए होते। तो यही वो है जिनसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो समझा दो उन्हें कि बेटा आ जाओ पढ़ लो। ठीक है, अब दिन नहीं बचे हैं, 20 तारीख का एग्जाम है, तो पढ़ लो जरा सीरियसली होके। उसी इसी वजह से मुझे भी सीरियस होके पढ़ाना पड़ रहा है, बताओ। ठीक है, चलो, तो इसी तरीके से चलो आगे चलते हैं। लो जी, चलो जी। अब बात कह रहा है फंक्शन को ये बताओ कि कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, फंक्शन में नीचे देखो, नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो क्यूबिक इक्वेशन है। 4x - x³ क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन के कितने फैक्टर्स होते हैं, 3। क्यूबिक इक्वेशन के कितने फैक्टर्स होते हैं, 3। तो डिसकंटिन्यूअस भी ये कितने पॉइंट पर हो सकता है, 3 पॉइंट पर, क्योंकि एक्चुअल में कोई भी फंक्शन उसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। एक्चुअल में फंक्शन
उसी पॉइंट, उतने ही पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। 1 मिनट रुकना भाई, हमें डिसकंटिन्यूअस बताना है ना। तो डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि आपकी एक्स की वैल्यू को रख के, ठीक है। तो यहां अगर आप ध्यान से देखें तो कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो ये 3 पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अब चलो भाई, डिग्री और ऑर्डर का क्वेश्चन आ गया जी, इसका तो इंतजार ही करते हैं भाई हमेशा। भाई खिलाड़ियों, इसका जवाब दे दो भाई। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका जवाब आप दे सकते हो, डिग्री मांगी है, बहुत पढ़ाया है डिग्री और ऑर्डर को, बहुत समझाया है, तो मेरे खिलाड़ियों जल्दी से इसका जवाब दे दो भाई। इसका जवाब तो बनता है, ठीक है। एक कृष्णा के अलावा जवाब दिए नहीं है किसी ने। हाँ भाई, कहां हो सारे, पहले भी समझाए थे, देखो जवाब दे दो जल्दी, क्योंकि कल को पता चला मुझे तुम में से किसी ने जवाब नहीं दिया, ठीक है, या तुम में से कोई नहीं था, तो देख लेना, एक एक को देख लूंगा मैं, चिंता नहीं करने का, ठीक है। आना मेरे ही पास है, चलो तो जल्दी, चलो जी। तो अब डिग्री और ऑर्डर की बात करें तो चलो पहले ऑर्डर समझाते हैं। तो ऑर्डर होता है, ऑर्डर भी पूछा जा सकता है ना, तो ऑर्डर होता है हाईएस्ट डिफरेंशिएबल, यानी आपने इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन कर दिया, ऑलरेडी कर चुके। आप देखो, ये बताता है कि 2 बार हो चुका, यहां से पता चल रही है 1 बार हुआ है, और यहां से भी पता चल रही है 2 बार, तो मतलब मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, 2 बार, तो मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2। बट जब हम बात डिग्री की करें, तो डिग्री होती है उसी हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, उसी हाईएस्ट ऑर्डर की पावर। अब हाईएस्ट ऑर्डर 2 जगह बन रहा है, एक यहां और एक यहां, बट यहां देखो ये जो डिफरेंशिएशन है वो किसी फंक्शन के अंदर है। अब किसी भी फंक्शन के अंदर अगर कभी डिफरेंशिएशन आ जाता है, तब आपकी डिग्री जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। मतलब किसी भी फंक्शन के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपने आज से पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। ऐसा कभी पढ़ा है क्या किसी फंक्शन के अंदर डिफरेंशिएशन आ गया, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। इसी वजह से अगर आप दे रहे हो तो सबसे पहली बात, डिफरेंशियल तो ये है स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या है, 1। अरे कम से कम ऑप्शन 1 तो देते तो थोड़ा सा लगता कि हाँ चलो कुछ तो सोच समझ के दिया है। कहां से बन रहा है बताओ, आप देखो 2 यहां है, और 2 जो है वो dy बाई डी एक्स की पावर है, और डिग्री होती है जो हाईएस्ट ऑर्डर है, मतलब जहां से आपने ऑर्डर लिया, जिस वैल्यू से ऑर्डर, उसकी पावर डिग्री होती है, ठीक है। तो आपने ऑर्डर कहां से लिया, आपने ऑर्डर यहां से लिया, तो उसकी पावर डिग्री होती। बट एक्चुअल में क्योंकि यहां लॉग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर dy बाई डी एक्स आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो शेरो, जरा इन चीजों को ध्यान रखो। हाँ ललित, ललित ऑप्शन ए है, अरे ललित सुधर जा, कितनी बार समझाया तुझे, नितिन तो समझाते समझाते थक गया तुझे, तू नहीं सुधर रहा, ठीक है। चल, नितिन दिखाई नहीं दे रहा भाई, नितिन कहाँ है, जवाब दे ले। हाँ तो तेरी खाल उधेड़ दे देनी है मैंने। चलो जी, इसे समझते हैं। अब ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का और साफ दिखाई दे रहा है कंडीशनल का, ये क्वेश्चन आपकी प्रोबेबिलिटी का पूछा गया है, और प्रोबेबिलिटी के भी किस टॉपिक से पूछा गया है, कंडीशनल से। तो कंडीशनल में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, कि ए बार और नीचे क्या होता है, बी बार। अब इसका फॉर्मूला होता है ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन नीचे नीचे वाला, यही पढ़ाए है ना भाई, यही तो पढ़ाए हैं। होता है ए बार बी बार, ठीक है, और नीचे नीचे वाला, दोनों का इंटरसेक्शन होता है और नीचे होता है नीचे वाला। अब मैंने आपको बताया था अगर दोनों पे बार है तो 1 में से माइनस कर दो और इस बीच वाले के साइन को पलट दो, इंटरसेक्शन है तो क्या कर दो, यूनियन कर दो। भाई समझाए थे कि अगर दोनों के ऊपर बार है तो दोनों के ऊपर बार कैसे हटाया जाता है, 1 में से माइनस करो और इंटरसेक्शन को पलट के क्या कर लो, यूनियन। तो जो ये इंटरसेक्शन था ये पलट के क्या हो गया, यूनियन हो गया। अब देखो कहीं ये ऑप्शन दिखाई तो नहीं दे रहा, मुझे तो कहीं दिखाई दे रहा है, तो मतलब पता चला पी ए बार अपॉन बी बार की प्रोबेबिलिटी क्या लिखी जा सकती है, ये लिखी जा सकती है, ठीक है।
तो ये तो बेहतरीन सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अब इस वाले को भी पढ़ लो यहीं पे, नाइन्थ को, इसे भी रीड करो जरा, क्या कहता है। कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको यहां स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। हियर, हाँ आ गया, चल सही है, बढ़िया जवाब दे रहा है, सी। अब तो समझ में आ रहा है, ऐसा तो ना है मेरे बताने के बाद जवाब दिया है भाई। ए लोधी, इसकी क्लास लगा दे तू आज। चलो भाई, चलो जी, चलो चलो। अब बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए कॉमा बी कॉमा सी। इस सेट का स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना है, किसी का भी स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे सेट ए में तीन एलिमेंट है ना, ए बी सी, तीन एलिमेंट है ए बी और सी। इसका स्मॉलेस्ट रिलेशन सबसे सिंपल है, ए कॉमा ए लिख दो और छोड़ दो, इससे छोटा कोई नहीं हो सकता। अब ये इक्विवेलेंस है, क्यों? क्योंकि इसमें ए कॉमा ए मौजूद है, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी मिसिंग हो गया। अच्छा, ओके ओके ओके, इन्हें भी लेके आओ। चलो दोबारा से ही कर देते हैं, यहीं पे सेट ए है, ए बी सी। इक्विवेलेंस कब होता है? जब इनके सबके मिल जाए, ए मिल जाए, बी मिल जाए और सी मिल जाए, अब हो गया इक्विवेलेंस। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबके ए बी सी सारे मौजूद है। अब सिमेट्रिक में चाहिए होते हैं हमें उल्टे, ए का उल्टा खुद ए, ये भी मौजूद है, बी का उल्टा खुद बी भी मौजूद है और सी का उल्टा खुद सी भी मौजूद है। तो मतलब इनके सबके उल्टे भी मौजूद है, ठीक है। तो इन सबके उल्टे भी मौजूद है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी है, नहीं है। तो जब दूसरी गिवन कंडीशन मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो यहां से पता चलता है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। चलो तो अगर इतनी बात समझ आ गई है, चलो। हीरे नी नशा तेरा करके के रांझा ये तबाह हो गया, के रांझा ये तबाह हो गया, हीरे नी नशा तेरा करके है। चलो, हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब चल तो, चलो भाई चलो, 12वें पे आ जाओ। 12वां पार्ट क्या दिया हुआ है? इफ 3 5 7 9 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। मेरी बात को थोड़ा प्यार से समझना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, तो इस बात को जरा बड़े प्यार से समझना। उसने कहा है ये एक मैट्रिक्स है, और जिसमें एक्स जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक है और वाई जो है सिमेट्रिक है। हमें एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो मतलब हमें एक्स चाहिए, और जबकि एक्स एक कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया जा सकता है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के फॉर्मूले से। यह फॉर्मूला इस्तेमाल होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, उसी तरीके से ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। यानी प्लस करने से वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है, और माइनस करने से वो कैसी बनाता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है। तो मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक बना सकता है, तो जरा इससे बना दो 1/2। अब कहोगे ए कहां है? तो जो आपको मैट्रिक्स ये दे रखी है ना, ये ए ही है, ये आपको ए ही दे रखी है। 3 5 7 9 माइनस ए का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 3 5 7 9। अब जरा जल्दी से x बना दो, तो मेरे हिसाब से x निकल के आ जाएगी भाई, 3 में से 3 जाएगा जीरो, जीरो का आधा जीरो, 5 में से 7 जाएगा -2, -2 का आधा -1, 7 में से 5 जाएंगे दो, दो का आधा 1, 9 में से 9 जाएगा जीरो, जीरो का आधा जीरो। तो यही तो x आई भाई, यही तो आपकी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई।
अब आपको इसका डिटरमिनेंट मांगा है, तो आप इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। डिटरमिनेंट x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसकी इसमें, तो जीरो के जीरो में जीरो, माइनस वन की माइनस वन में माइनस वन हो जाएगी, तो जीरो और प्लस वन, तो टोटल क्या आ रहा है, वन। टोटल आंसर क्या आ रहा है, वन। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे डिटरमिनेंट एक्स ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ऑप्शन नहीं आते थे। 2023 का पेपर है, पिछले साल आपको ऐसे ही दिया गया था। इस साल थोड़ा सा पैटर्न और चेंज हो गया है, बट आपको क्वेश्चन उसी तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन वन दे देते वो कहीं ना कहीं। चलो, अब अगर नेक्स्ट वाले को देखो, तो आपसे इंटीग्रेशन मांगा है। क्या मांगा है आपसे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो मेरे खिलाड़ियों, चलो जी भैया, इंटीग्रेशन मांगा है log 2x का। अब मैं बता दूं, log का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो आप इसमें आइलेट लगाएंगे। अब जिन जिन को आइलेट नहीं पता है, सबर रख के बस मेरी बात समझे। आइलेट में log वाला फंक्शन फर्स्ट माना जाता है और ये सेकंड। क्यों? क्योंकि जी आइलेट कहती है, कहीं भी लिख दो आई लेट, आइलेट कहती है, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉग वाले फंक्शन, ए का मतलब होता है एलजेब्रा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड 1 2 3 इस तरीके से। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री, और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल। इस तरीके से होते हैं। तो यहां देखो, लॉग आपका पहले आ रहा है ना, अब वन जो आता है वो एलजेब्रा में आता है, तो एलजेब्रा बाद में आ रहा है, इसीलिए लॉग वाले को फर्स्ट और इस वाले को सेकंड। अब इसे खोलने का एक तरीका होता है कि आप इसको पहले वाले को तो ऐसे ही छोड़ दो, इसका वन सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कर दो। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स माइनस, अब एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाओ, और फिर कहते हैं फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करो, तो log 2x का डिफरेंशिएशन 2/x आएगा, 2/2x। और फिर इसका इंटीग्रेशन मांगते हैं वन का, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। अब देखो, ये 2x से ये 2x कट जाएगा, तो यहां वन बचेगा, वन का दोबारा करोगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस c। तो आप देखो इसी टाइप की फॉर्म बन रही है, x log 2x, x log 2x, माइनस का क्या बन रहा है, x, यहां माइनस का k है, और यहां प्लस का c, तो प्लस का c, तो मतलब k की जगह कौन ले रहा है, x। तो k कितना हो जाएगा, k आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, k आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस तरीके से आप कर लो, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में उसका आंसर क्या आ रहा है। तो आपको मतलब क्वेश्चन वही है कि इंटीग्रेशन ही कंप्लीट करना है एक तरीके से, बाकी सब तो उसने ऐसे ही रायता फैला रहा है बिना मतलब का, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। देखो, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, बस ये है कि आपको थोड़ा सा पढ़ना है और समझना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन आपसे क्या क्या रहा है। अब बात करें अगर पार्ट नंबर 14 की, तो कह रहा है 50 टिकट्स हैं। कितने टिकट्स हैं, 50। अब 50 टिकट्स हैं, जीरो से स्टार्ट है उनकी काउंटिंग और 19 तक जा रही है। अब जब जीरो से स्टार्ट होकर उसकी काउंटिंग 49 तक जा रही है 50 टिकट्स की, एक टिकट निकाला और उसने कहा फाइंड करो प्रोबेबिलिटी कि टिकट क्या हो, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 7, उनकी डिजिट्स का प्रोडक्ट क्या हो, 7 हो। यानी एक इवेंट आपको दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 7। अब दूसरा इवेंट आपको क्या दिया हुआ है, एफ, उसी वक्त गिवन है कि सम क्या हो डिजिट्स का, 8। सम क्या हो डिजिट्स का, 8। आप मुझे जरा बता सकते हो ऐसी कितनी डिजिट्स होती हैं जिनका प्रोडक्ट जो आया वो 7 हो सकता है। देखो, 17, 17 में 1 और 7 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 7। अब 17 के अलावा एक 71 हो सकता है, 27 नहीं हो सकता, और किसी का हो सकता है, नहीं। तो मतलब यहां पे सिर्फ एक ही टर्म है 17, इन्हीं का प्रोडक्ट हो सकता है, इन्हीं का प्रोडक्ट 7 हो सकता है। और आप सोच लो, कोई और वैल्यू तो नहीं है। अब आपको लेना है जिनका सम 8 हो, तो वो एक 08 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 26 का भी सम 8 होगा,
3 5 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, 5 3 नहीं हो सकता क्योंकि नंबर 49 तक है। तो जिनका समय 8 है वो इतने हो गए। अब आपसे कंडीशनली तो मांगी है, क्या तो यही रहा है ना, फाइंड करो, ई फाइंड करो, जबकि एफ गिवन है। तो कंडीशनल में मैंने अभी भी बताया था कि कंडीशनल का फॉर्मूला होता है इंटरसेक्शन ले लो और नीचे एफ वाले को लिख दो। ऊपर इंटरसेक्शन लेके नीचे क्या लिख दो, एफ वाला। तो जब आपको ऊपर इंटरसेक्शन चाहिए तो मतलब इन दोनों में कॉमन कितने हैं, इसके पास भी 17 है, इसके पास भी 17 है, 50 में से एक वैल्यू कॉमन है। अब बात करें एफ की, तो एफ के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो मतलब 5/50। इसके पास 5 है, 50 में से 50 से 50 कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/5 आंसर। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अरे भाई 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 भाई, एक मिनट, ये तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वीके भाई ने कुछ कमेंट किया है। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं, पर वतन से हसीन सनम नहीं होता। हीरो में सिमट कर, सोने से लिपट कर, मरते हैं कहीं पर, तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। वो अपनी जुल्फों से दिन में रातें करती हैं, उनकी आंखें तो उम्र के वादे करती हैं। हवाएं झूमती हैं उस छू के, लेकिन वो बस मुस्कुराकर बातें करती है। अच्छा, मुस्कुरा के बरसात करती है। भाई, बादशाह भाई, ये तो मानना पड़ेगा भाई, कड़क, एकदम तगड़ा बादशाह भाई। ठीक है, बादशाह भाई सच बताना, ये शायरियां आप पढ़ने का शौक है या कोई काट के गया है? नहीं, सही सही बात बताना एकदम। देखो, शायरी तो दो ही किस्मों में निकलती है, या फिर आप इतने ज्यादा मतलब वो होते हैं कि कुछ लोगों को इंटरेस्ट भी होता है, बट इंटरेस्ट वाले कम मिलते हैं। ठीक है, ज्यादातर तो वही मिलते हैं एक तरफा। क्यों बादशाह भाई, एक तरफा वाला हिसाब तो नहीं है? नहीं है तो बता दो, मैंने वैसे मैट्रिमोनियल साइट तो नहीं खोल रखी है, पर आपका जुगाड़ लगवा देंगे। ठीक है, चलो। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/5। चलो भाई खिलाड़ियों, तो इसका मतलब है आपके 14th पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर होगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपका 1/5। अब आगे चलते हैं, चलो। अब ये पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, बड़े प्यार से और ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो इसने 1 नंबर में दिया है, मैंने सेम क्वेश्चन 3 3 नंबर में भी आता देखा है, 2 नंबर में भी आता देखा है। तो इस पे जरा गौर करिएगा और बड़े प्यार से समझिएगा। ए सच बोल सकता है 60% केसेस में, और बी सच बोल सकता है 90%। मतलब ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 60%, बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 90%। बी कुछ ज्यादा ही हरिश्चंद्र नहीं हो गया, सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद लग रहा है। इन व्हाट परसेंटेज केसेस दे लाइक टू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। अगर वो दोनों सेम फैक्ट पर बात करते हैं, ठीक है, अगर वो दोनों ही सेम फैक्ट पर बात करते हैं, तो कह रहा है कॉन्ट्रडिक्शन कब हो सकता है। तो देखो, आपको भी पता है मैं हूं आप है, अगर हमारी आपस में एक दूसरे से बहस हो रही है, लड़ाई, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है, तर्क वितर्क यानी वाद विवाद, कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन, यानी किसी बात पे लेके हमारी सहमति नहीं है। अब हमारी सहमति कब नहीं होगी, जब या तो मैं सच बोलूं आप झूठ बोल दो, या फिर मैं झूठ बोल दूं और आप क्या बोल रहे हो, सच। क्योंकि जब हम दोनों सच बोल रहे होंगे तो हमारी लड़ाई क्यों होगी, क्यों, लड़ाई तो होगी नहीं ना, आप भी सच बोल रहे हो और मैं भी सच बोल रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कॉन्ट्राडिक्ट होने की। तो कॉन्ट्राडिक्ट होने का मतलब क्या है, कि या तो ए सच बोले, बी झूठ बोल दे, प्लस या फिर ए झूठ बोल रहा हो और बी सच बोल रहा हो। कॉन्ट्राडिक्शन सिर्फ दो ही तरीके से होती है, कोई ना कोई एक तो गलत बोल ही रहा होगा ना, तभी तो वो आपस में बहस कर रहे हैं, वरना बहस किस बात की है। अब ए के सच होने की प्रोबेबिलिटी आपको 60% दी थी, 60% का मतलब है अपॉन हटा के 100 लगा दो, परसेंट हटा के। बी के ना होने की, अब बी के सच बोलने की 90%। चलो,
हाँ भाई, कनेक्शन आ गया वापस। ठीक है, चलो चलो चलो, अब ये पता नहीं कितनी देर में जाके स्टार्ट होगा, बट चलो। तो यानी आपका आंसर क्या हो गया था, 21/50। अब 21/50 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां जाके आपके खत्म होते हैं सारे 1 मार्क्स। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हम 2 मार्क्स के और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखो अगर इस तरीके से कराएंगे तो पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जल्दी जल्दी हम 2 मार्क्स के भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, ठीक है, इजी है बहुत ज्यादा। तो आ जाओ, बहुत ही ज्यादा इजी है, तो प्यार से समझ लो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऊपर वाला इजी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से वाई स्क्वायर हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अब डिफरेंशिएशन कर दो, 2y dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, और इस वाले y का dy बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ, तो उसे उठाकर इधर ले आओ। 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन लेके जो वैल्यू है उसको डिवाइड में भेज दो। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि dy बाई डी एक्स कॉमन लेके जब आप मल्टीप्लाई वाली वैल्यू डिवाइड में भेजोगे तो आंसर हो जाएगा cos x अपॉन 2y माइनस 1। अब इस तरीके क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म। इम्प्लिसिट मतलब जब x और y मिला जुलाकर कोई इक्वेशन बना दे, और उस x और, ठीक है, क्या हो जाए उसमें एक्स और वाई को मिला जुलाकर इक्वेशन बनाने से क्या हो कि आपकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू मांग ले। ठीक है, dy बाई डी एक्स बहुत जगह बिखर जाता है ना, तो इस तरीके से। तो ये बहुत इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है, हमें एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है 2x माइनस 3। अब कह रहा है एफ इनवर्स एक्स निकालो। क्या मांगा है हमसे, एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स हो जाएगी। चलो, अगर हम बात करें एफ इनवर्स एक्स की यहां से, तो मैंने आपको ऑन टू पढ़ाया था और उसमें भी बताया था कि आप एफ इनवर्स एक्स कैसे कर सकते हो, कि आप क्वेश्चन को ऑन टू की तरह करो। एफ एक्स को क्या मान लो, वाई। एफ एक्स को क्या मान लो, वाई। अब यहां से एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई से किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब x की वैल्यू किस फॉर्म में आ गई, y की फॉर्म में। ठीक है, x की वैल्यू किसकी फॉर्म में आ गई, y की फॉर्म में। इसी को कहा जाता है f इनवर्स y। f इनवर्स y इसी को कहा जाता है, मतलब जब x की वैल्यू y की फॉर्म में आ जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, f इनवर्स y। और y को रिप्लेस कर दो x से, मतलब जहां जहां y है वहां वहां सब जगह क्या रख दो, x। उसे कहा जाता है f इनवर्स x। तो आपका f इनवर्स x क्या हो गया, f इनवर्स x हो गया x प्लस 3/2। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है डोमेन और रेंज। अब जा रहे थे रियल से रियल, अब रियल से रियल जा रहे थे तो रियल से रियल ही रहेगी, तो यहां डोमेन भी आपका रियल रहेगा। डोमेन रियल नंबर रहेगा, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक रहेगा, और रेंज भी आपकी रियल नंबर ही रहेगी। क्योंकि डोमेन और रेंज यानी यहाँ पे चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो, चाहे वाई की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अरे वी के भाई, ठीक है, सॉरी मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शायरियां तो होती रहनी चाहिए। शायरियां नहीं होंगी तो मोटिवेशन कहां से मिलेगा आपको। चलो, तो शायरी तो होती चलती रहनी चाहिए, हम भी आपको सुनाएंगे, बस थोड़ा सा हमारे पास समय कम है, वरना हम भी आपको एक बेहतरीन से सुनाते। ठीक है, चलो, एफ इनवर्स एक्स की बात यहां से आ गई। चलो, हमारे पास समय ऐसा है, समय कम नहीं है, बट बात क्या है, कि जो आपका पेपर आने वाला है उसके लिए मुझे आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें करानी है। उसके चक्कर में ना वो थोड़ा सा पढ़ाई सीरियस वाली चल रही है, ठीक है, सीरियस माहौल की तरफ चल रहा है थोड़ा सा, वरना इतना ज्यादा ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लो भैया, ये दे दिया। हाँ, कि मेरी ऐनी नशा तेरा करके के रांझा ये तबाह हो गया, के रांझा ये तबाह हो गया।
आज ये गाना क्यों याद आ रहा है भाई। चलो तो इसको पढ़ो। आपसे मांगा है f-4। एफ डैश आपको पता है कब लगता है? एफ डैश हमेशा आप तब लगाते हो जब आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेते हो। एफ डैश आप कब लगाते हो? जब फंक्शन का क्या हो जाता है? डिफरेंशिएशन। और आप जानते हो y को ही एफ एक्स फंक्शन बोला जाता है। तो मतलब मैं एफ डैश करूंगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 6। अब हमसे मांगी है एफ डैश 4 की वैल्यू, मतलब वो x को क्या पुट कर रहा है? 4। तो मेरे पास इधर तो x को 4 पुट करने के लिए x ही नहीं है, तो मेरा तो 6 का 6 ही रह जाएगा। तो मतलब एफ डैश 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। एक आपसे मांगी है f4, मतलब एक आपसे फंक्शन में 4 पुट करवा रहा है, तो फंक्शन में 4 पुट कर दो। 6 इंटू 4 - 1, 24 - 1, 23। हो गए जी दोनों पार्ट, हो गए दोनों पार्ट। एक बार आपसे एफ डैश 4 की वैल्यू मांगी थी और एक बार आपसे F4 की। एफ डैश 4 और F4 की वैल्यू आपसे लगातार मांगी है, तो इस तरीके से। तो ये बात तो आ गई, आपकी एफ डैश 4 की वैल्यू हो गई और ये आपकी F4 की वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से आप वैल्यू बता सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के, हाँ हाँ हाँ, 2 मार्क्स के हमारे एक दो क्वेश्चन और रह गए, इनको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। फिर कहोगे तो एक शायरी सुनाए, ठीक है बता देना जिसको ज्यादा मन हो रहा होगा। चलो फिलहाल इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन को देख के आधे लोगों को तो ये लगने लगता है कि यार ये तो इतना लेंथी क्वेश्चन है कि ये डरने की जरूरत नहीं है। देखो यार, पानी की गहराई का अंदाजा दूर से देख के लगाने लगोगे तो उतर ही नहीं पाओगे। तो एक बार गहराई में उतर के तो देखो, चल के तो देखो एक्चुअल में वो कितनी गहरी है, कितना उसमें पानी है और कितना पानी नहीं है। तो मतलब मुझे इंटीग्रेशन करना है, एक तो करना है साइन लॉग एक्स का, ठीक, एक करना है कॉस लॉग एक्स का। यही तो दोनों हमसे इंटीग्रेशन में मांगे हैं भाई। एक तो हमसे साइन लॉग एक्स का मांग रहा है ये रहा, एक हमसे कॉस लॉग एक्स का मांग रहा है। तो जब हमसे इन दोनों का इंटीग्रेशन मांगा है उसने, तो इन दोनों के इंटीग्रेशन करने के लिए अब डायरेक्ट तो कोई तरीका है नहीं। तो मैंने क्या करा, मैंने आईलेट लगाई यहां पे 1 मानकर। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ये हो जाएगा सेकंड, और ये एल्जेब्रिक है तो ये हो जाएगा फर्स्ट। नहीं पहले लॉग एक्स को कुछ मान ले क्या? लॉग एक्स को अगर कुछ मान के करते हैं, चलो साइन लॉग एक्स है ना, ठीक है, साइन लॉग एक्स को कुछ मान लेते हैं, ऐसा करते हैं चलो। इसको थोड़ा सा तरीके से अलग तरीके से करते हैं। चलो इसे सेकंड मान लेते हैं और इसे फर्स्ट, इसे सेकंड मान लेते हैं और उसे फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास साइन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है ना। तो जिसका इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होता हम उसको क्या मान लेते हैं? फर्स्ट। हाईलाइट लगा इसीलिए रहे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं है। अब इसे फर्स्ट मान लिया तो इसे एज इट इज छोड़ दो, इसे एज इट इज छोड़ दिया, तो यहां पे वन का क्या हो जाएगा? एक्स। यहां पे वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस आईलेट लगा रहे हैं हम, बड़ा इंटीग्रेशन। अब पहले का डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां पे साइन लॉग एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा। अब अगर यहां इस सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो वो x आएगा। तो मतलब क्या है, मतलब यहां पे वैल्यू बच रही है साइन लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स dx। बट अगर आप एक चीज नोटिस करो ना, चलो अब मैं आपको एक चीज नोटिस कराता हूं। मैंने जो हाईलाइट लगाई है ना, तो मैंने जो हाईलाइट लगाई है वो मैंने सिर्फ पहले वाले पार्ट में लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि देखो, शायद आपको जनरली नहीं पता हो, बट मेरे को आइडिया है कि जब मैं पहले वाले उसमें हाईलाइट लगाया तो यहां से दो आंसर मिले मेरे को। मेरे दो आंसर कहां है? ये रहे। और ये जो प्लस वाला था ये मैंने ऐसे ही रहने दिया, यहां पे ये रहा।
तो जब मेरे पास ये दो आंसर मिले, यानी एक आंसर ये मिला और एक आंसर ये मिला, हाईलाइट लगाने से दो मिले, और ये वाला मैंने सेम रहने दिया, उससे हुआ क्या, ये माइनस और प्लस के कैंसिल हो गए, माइनस और प्लस के क्या हो गए, कैंसिल। तो मुझे इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ा, मेरे पास जो वैल्यू बच गई बस वो लिख दी और इंटीग्रेशन कंप्लीट। एक्चुअल में जो क्वेश्चन जितना देखने में बहुत ज्यादा बड़ा लगता है ना, अब अगर आपको वो दिया 2 नंबर का है तो होगा तो वो 2 ही नंबर का। अब आप उसमें कितना दिमाग चला लेते हो, कभी कभी ना आप इतना ज्यादा दिमाग लगा लेते हो उस क्वेश्चन में कि आपको खुद ही नहीं पता चलता कि आप कहां चले गए कहां से। तो इतना ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब इसकी अगर बात करें, इस तरीके से आप हाईलाइट लगाते हैं तो देखो कितना इजी हो गया। उसी तरीके से इसको भी इजी बनाने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट वाले को, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले को इजी बनाने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका क्या अप्लाई करते हैं, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन अभी ना पढ़ी हो, तो समझो कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होती है, थोड़ा आइडिया लगाओ, हो जाएगा। अब अगर बात करें 1 + y² और 1 + log x dx, अब ये जो प्लस का है ना, इसे इधर ले आओ, इधर ले आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हम करते क्या है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें करना होता है x वाली सारी वैल्यू एक तरफ यानी dx के पास, और y वाली सारी वैल्यू dy के पास। यानी हमें कुछ भी नहीं करना, बस ये पता है कि हमें सारी x वाली एक तरफ करनी है और सारी y वाली एक तरफ। अब x की एक तरफ, जैसे स्कूल में लड़कियों को एक तरफ और लड़कों को एक तरफ बिठा देते हैं ना, ठीक है, समझ तो रहे होगे तुम, उसी तरीके से करना है बस। चलो जी, लो जी बिठा दिया एक तरफ। इसका मतलब अब दोनों का क्या कर लो, इंटीग्रेशन। जब आपको पता है कि सारा एक्स एक तरफ हो गया और सारा वाई एक तरफ, तब आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करने के लिए क्या क्या कर सकता हूं मैं, इसमें तो मैं सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं कि मैं log x को क्या मान लू, t। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/dx dt। तो ये जो 1/x dx है, इस पूरे को dt लिख दिया, तो ये बचा 1 + t, log x को t लिख दिया और बाकी सबको dt। देखो 1 को ऐसे ही रहने दिया, log x को क्या लिख दिया, t, क्योंकि log x को मैंने t ही माना था, और बाकी dt। इक्वल्स टू वाले की बारी है, इक्वल्स टू वाले में 1 को क्या 1 का स्क्वायर मान सकता हूं मैं। अब अगर आप इसे ध्यान से देखो, 1 को 1 का स्क्वायर मान लिया, तो ये हो गया 1/a² + x²। अब 1/a² + x² आपकी आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स वाली, इंटीग्रेशन के अंदर आपने सीखी होगी कि वो आइडेंटिटी बनती है इक्वल्स टू माइनस 1/a tan इनवर्स y/1 प्लस c। अब बस इधर का इंटीग्रेशन हो रह गया है। आप अगर 1 का इंटीग्रेशन करते हो, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t का हो जाएगा t²/2 और माइनस tan इनवर्स y प्लस c। तो बात यहां पे इतनी ये समझ आती है बेहतरीन कि यहां आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो उनकी लेंथ 2 वाली ही है, बट कुछ क्वेश्चन अच्छे दे देता है, ठीक है, क्योंकि पेपर इतना ज्यादा इजी भी नहीं बनाना उसे और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं करना। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। तो यहां आपके क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी खत्म हो जाते हैं। तो आज हमने दो चीजें, ठीक है, आप भी बोर होने लगे होगे थोड़े से, हाँ हो ही जाता है जब लेक्चर सीरियसली बहुत देर से पता है चल रहा होता है ना, तो सब बोर होने लगते हैं, ठीक है। तो आई नो आपको, हाँ नितिन, तुझे तो जरूर सुननी होगी, ठीक है, तू तो शायरी सुने बगैर थोड़ी मान जाएगा। चलो भाई, आई होप, देखो मैं उम्मीद करता हूं तो आपको आज की सारी चीजें समझ आई होंगी। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, ठीक है, जितने भी बेहतरीन आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है आगे आने वाले, इनका डिस्कशन ना मैं आपको एक ही क्लास में करा दूंगा सबका। सेक्शन सी हुआ या लॉन्ग क्वेश्चंस हुए, कि इन सबको आप कैसे कैसे कर सकते हो, इसका डिस्कशन आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। और इसी तरीके से आपको और भी पेपर्स कराए जाएंगे। तो आईएससी के क्लास 12th के ना मैथ्स के, ठीक है, मैं बहुत पेपर्स कराने वाला हूं। बस आपको ये समझना है कि कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं, ये एनालाइज करना है और उसी तरीके से पढ़ना है।
फिफ्थ वाले में मोड है। कौन से फिफ्थ वाले में? एक मिनट। नहीं, ये फिफ्थ वाले में मोड नहीं है। ठीक है कृष्णा, ये फिफ्थ वाले में मोड नहीं है। ये एक्चुअल में ना ब्रैकेट है। वो बनाते हो ना आप क्लोज ब्रैकेट। क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, मैं आपको लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन, ये एक ब्रैकेट है। जैसे आप क्लोज ब्रैकेट बनाते हो ना किसी भी वैल्यू को लिखने के लिए। देखो, तो ये वाले तो आपके क्लोज ब्रैकेट है, और ये वाले आपके ओपन ब्रैकेट हैं, बस वैल्यू को लिखने के लिए। तो ना यहाँ पे कहीं भी मॉड्यूलस का इस्तेमाल नहीं है। तो जितने भी हैं ये आपके ओपन और क्लोज ब्रैकेट है। हेलो, राम राम सर जी। नहीं जी, कहाँ निकल जाएंगे, बिना आपके कैसे जाएंगे। बस तो आ रहे हैं सर, लाइव चल रही थी ना। आ रहे हैं। चलो है। ओके सर। हाँ तो भाई, कौन कौन है शायरी वाले? ये मुझे नितिन लग रहा है। नितिन तो पक्का तैयार होगा। ठीक है, नितिन तो जन्म से तैयार था। ठीक है, चलो। तो शायरी 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 सुना देंगे यार। हाँ कृष्णा। ठीक है, तो उस तरीके से कर लियो। मॉड्यूलस तो नहीं देते, मॉड्यूलस तो एक्चुअल में, मॉड्यूलस अगर दे देंगे ना तो क्वेश्चन पता है बहुत ज्यादा लेवल पे चला जाएगा। अब मॉड्यूलस का क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं मॉड्यूलस के नहीं आते, बट सिंपल कुछ इस तरीके के, जैसे ये है ना आपका, ये वाला इस तरीके के। ठीक है, तो हाँ। अरे तू काहे बंद हो गया? चलो भाई, इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है सारी चीजें। आई होप आपको आज की तो सारी चीजें समझ आ ही गई होंगी। ठीक है। ना ना नितिन, ऐसे मुंह ना बना, टेंशन ना ले, तू ही अकेला थोड़ी है, सब है ना। तो क्यों टेंशन ले रहा है? ये तो सबके लिए है। देख, मैं भी तो मैं भी तो सुनना चाहता हूँ ना। चल देख, तेरे लिए आशिकी वाली सुनाते हैं, क्यों चिंता कर रहा है तू। रुक जा जरा, बस निकाल ले। ठीक है, लिखी हुई है ना। चलो कौन सी वाली सुनाते हैं। हम्म। हाँ तो चल ठीक है नितिन, तेरे लिए है बस। ठीक है, बाकी किसी और के कहने पे मैं बिल्कुल ना सुनाता। चलो ठीक है। तो शायरी है। सारी जरूरत ही आप हो, मेरी तो सुबह भी आप हो और शाम भी आप हो। सारी जरूरत ही आप हो, मेरी तो सुबह भी आप हो और शाम भी आप हो। ख्याल भी आप हो, ख्वाब भी आप हो, मेरे हर सवाल का जवाब भी आप हो। ठीक है, तो सवाल भी आप हो, सवाल भी आप हो, जवाब भी मेरे तो हर सवाल का जवाब भी आप हो। मेरे मेरा मुझ में तो कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ आप हो। ठीक है। दिल में लगा लियो, अंदर थोड़े ही, अंदर कोई बसता है क्या? चल। चलो भाई, ठीक है। मुझे भी थोड़ा सा ऑडिबल लगता है अभी। चलो, तो फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लासेस में। तो अपना ध्यान रखिएगा और इसी तरीके से मस्त तरीके से पढ़ते रहिएगा। आज की क्लास को शुरू करते हैं, किया था जय श्री राम से, और खत्म भी करते हैं जय श्री राम, जय महाकाल। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। चलिएगा, टाटा बाय।